मैं कॉलेज एजुकेशन जब ले रहा था जी। उस वक्त मेरे साथी थे महेंद्र सिंह भाटी सांसद सांसद। तो सांसद रहे हैं। जी जी, वो मेरे साथी थे और उनके कारण ही मैं आज राजनीति में हूँ। वही मुझे लेके आए और मुझे कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। और मेरा जो लक्ष्य था वो था कोई सरकारी नौकरी मिल जाए और अपना गुजर बसर चलता रहे। जी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपना लक्ष्य जो है ये नौकरी करना नहीं है, राजनीति है और अपने राजनीति में अपने मिल के काम करना। चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी। वो कारण ये था कि जिसको मेरे सामने टिकट दिया गया वो संगठन से नहीं था। वो 4 महीने पहले रिटायर हुए, उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन नहीं की और उनको टिकट दे दी गई। तो मैंने संगठन से बात भी की, भी आपने जिसको टिकट दिया है ये पार्टी मेंबर भी नहीं है, प्राथमिक मेंबर नहीं है और आपका तो नियम है भी वो प्राथमिक सक्रिय सदस्य होना चाहिए, वार्ड का होना चाहिए। मैंने कहा ये तो दोनों चीज़ों में खरा नहीं है, आपने इनको कैसे दे दी। अब मेरे राजनीतिक गुरु देवी सिंह जी है। जब मैं 88-89 में मैंने राजनीति ज्वाइन की थी तब उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ कही थी कि जनता के बीच में रहना है, जनता का काम करना है तो खरा बोलना है। अर्जुन, मेरे संबंध कभी किसी खराब हुए नहीं। हाँ, अब लोग अगर कुछ कहते हैं लोगों के लोगों आपके 1 to 1 ना मेरे संबंध बहुत बढ़िया रहे हैं। हमारे एमपी हैं, हमारे नेता हैं, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और हम तो चाहते हैं बीकानेर विकास करे, बीकानेर के लोग उनको रोजगार मिले, साफ सुथरा बीकानेर हो, हरा भरा बीकानेर हो, ये हमारी एक इच्छा रहती है। नमस्कार, लॉ इन एक्सप्रेस के कार्यक्रम द चेंज मेकर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम इस तरह के नेताओं से बात करते हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन किया, राजनीति भी की तो अपने सामाजिक सरोकार भी निभाए। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ही चेहरे, भगवती प्रसाद गौड़, जिन्होंने न सिर्फ पार्षद रहते हुए अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए बल्कि बीकानेर की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी करवाया। भगवती प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से आपने राजनीति में पदार्पण किया, इस पर बात करेंगे। मैं कॉलेज एजुकेशन जब ले रहा था उस वक्त मेरे साथी थे महेंद्र सिंह भाटी सांसद तो सांसद। सांसद रहे हैं। जी जी, वो मेरे साथी थे और उनके कारण ही मैं आज राजनीति में हूँ। अच्छा। वही मुझे लेके आए और मुझे कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। और मेरा जो लक्ष्य था वो था कोई सरकारी नौकरी मिल जाए और अपना गुजर बसर चलता रहे। जी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपना लक्ष्य जो है ये नौकरी करना नहीं है, राजनीति है और अपने राजनीति में अपने मिल के काम करें। जी। और उनके साथ मैं 88-89 के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी की मैंने सदस्यता ली और उसके बाद लगातार उनके साथ रहा। हालांकि उनका लंबे समय हमारा साथ नहीं रहा, लेकिन मैं भाटी जी के साथ जुड़ा रहा, संगठन के साथ जुड़ा रहा और लंबे समय आज तक मैं उनके साथ संगठन में काम कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह जी भाटी के जो सपने थे उनको बीकानेर में, जो उन्होंने एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था कि ऐसा बीकानेर में बनाऊंगा, सांसद भी बने। ठीक है, ये अलग बात है कि ईश्वर ने उनको समय कम दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके ड्रीम को जो पूरा करने के लिए उन्होंने जो एक टीम बनाई थी, उनके जो ड्रीम टीम थी, उसके आप एक हिस्से थे। बिल्कुल। और आज भी आप किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ, देवी सिंह जी के साथ मिल करके उस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। जी एक बड़ा, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है चेंज मेकर, जी और आपके बारे में पता चला कि आपने एक बहुत बड़ी समस्या, जो बीकानेर की बहुत बड़ी समस्या थी, आवारा पशुओं की समस्या, जी जो निराश्रित गोवंश था, आवारा जी। तो नहीं कह सकते, हाँ, निराश्रित। लेकिन निराश्रित जो गोवंश था जी जी वो सड़कों पे घूमता था और उसकी वजह से खूब सारे एक्सीडेंट भी हुए जी और बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, लोगों जी के लिए बहुत जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। जी उस वक्त आपने एक संज्ञान लिया, यह तो स्वतः स्फूर्त संज्ञान था आपका जी जी जी। कि आप इस समस्या का समाधान कराएंगे। वो कहानी हम आपसे सुनना चाहते हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान आपने करवाया। मेरे एक मित्र थे, उनके चाचा जी की डेथ हुई जी। किसी गोवंश से एक्सीडेंट होने से। जी। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे यार इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम्म। बीकानेर शहर के अंदर मुख्य मार्ग में सभी जगह
जितने भी लावारिस गोवंश था हम्म, वो इतना था कि कभी भी वहाँ पे आपस में हाँ लड़ हाँ पड़ते थे, और वहाँ बिल्कुल एक्सीडेंट होने की संभावना रहती बिल्कुल। थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने निगम में भी बात की, कलेक्टर साहब से भी बात की। मैंने कहा साहब इसके लिए कोई जगह है? हम्म, कि भाई जगह तो हमारे पास नहीं है, हम्म, हम तो कई गौशालाओं को आवंटित करते हैं, भी 100 आप ले दो, 50 आप ले दो। मैं उससे क्या फर्क पड़ना है? ठीक। 20,000 से ज्यादा गोवंश अपना यहाँ रोड के ऊपर है, तो उसको तो हटाना चाहिए। सड़कों पे उस समय 20,000 बीस, गोवंश बिल्कुल थे बिल्कुल क्या? 20,000 से ऊपर। जी। तब उन्होंने कहा साहब इसकी तो हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अगर ये नगर निगर निगम ही कर सकती है जी। तो मैं कैसे? इसके लिए इसके कोई नगर निगम की गौशाला हो, हम्म, नंदी रहो। हाँ नंदी गृह हो, हम्म, तो वही ये कर सकते हैं। हम्म, तो उसके लिए बजट तो हमारे पास नहीं है। जी। हमने ऊपर भी बात की, तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास तो बजट नहीं है। निगम में कई बार हमने आयुक्त साहब से बात की, नहीं ऊपर होगा। से मतलब आपका सरकार से? और बिल्कुल, सरकार आपकी थी उस वक्त? बिल्कुल हमारी जी। सरकार थी। जी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जी। उसके बाद मैंने किसी से संपर्क नहीं किया, हम्म, मेरी स्वेच्छा से हम्म, मैंने लोगों से मिलना चालू किया, ऐसे लोगों से जिनके घर में दुर्घटनाएं हुई, जो जिसके घर में डेथ हुई है, या कंप्लीट विकलांग हो गया है, जी। या कोई और वजह से वो आज भी चलने फिरने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों से मैं मिला। जी, एक पूरी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। बिल्कुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई मैंने, और कम से कम 600-700 घरों में मैं जाके मिल के आया। जी। जी। तो मुझे लगा यार ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है। जी। उसके बाद मैं इसके पीछे लगा। जब कुछ नहीं हो रहा था तो मुझे मजबूरन जी। भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, हम्म, और 5 दिन मेरी भूख हड़ताल रही। फिर वसुंधरा जी ने हस्तक्षेप किया, और उन्होंने ये वादा किया कि मेरे को 1 महीने का समय दो, जी। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, आप भूख हड़ताल खत्म कर। जी। उनके ऊपर हमने विश्वास किया, हम्म, और हमने भूख हड़ताल खत्म की। हम्म, और उन्होंने अपना वादा निभाया, 1 महीने हमारे को गौशाला दी। अच्छा। और उससे पहले जब मैं हड़ताल पे बैठा था, उस वक्त एक बुला देवी सारस्वत थे ओझा, जी। उन्होंने अपनी गौशाला चला रखी थी गाड़वाड़ा में। ठीक। तो वो मेरे से इम्प्रेस होके वो मेरे पास आए। हम्म, वो कि मेरी सामर्थ्य तो 1,000-1,500 गोवंश लेने की है, हम्म, वो मैं ले सकता हूँ। तो मैंने कहा आप मेयर साहब से संपर्क करें। जी। वो मेयर साहब के पास गए, और उन्होंने 1,000 गोवंश का एमओयू कर लिया। 1,000 लेने के बाद फिर उन्होंने 1,000 का और किया, हम्म, फिर 1,000 का और किया, यूं कर 3,000 गोवंश उन्होंने अपने यहाँ लिया। ठीक। उसके बावजूद भी गोवंश काफी वहां पे रोड पे था। फिर उन्होंने धीरे 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 दूसरी गौशालाओं को भी दिया, और 1 महीने के अंदर हमारी जब गौशाला बन गई, जी। आवंटित हो गई नगर निगम। नगर निगम की, जी। उसके बाद उसके अंदर उन्होंने उसी संस्था ने उस नगर निगम की गौशाला को चलाया। ठीक। और लगभग उस वक्त ये स्थिति थी, गोवंश पूरे मार्केट से, पूरे मेन रोडों से खत्म हो गए थे, सारे वहां आ गए थे, हम्म, और बहुत बढ़िया चल रही थी। हम्म, पता नहीं फिर क्या हुआ, हम्म, बोर्ड चेंज हुए, और उन्होंने अभी काम बंद कर दिया, छोड़ दिया, या क्या रहा वो जाने, या हम्म, बोर्ड जाने। लेकिन आज की डेट में वापस वही वो स्थिति है जी। जो उस वक्त हमने छोड़ी थी। तो वो जो स्थिति थी उसकी आपने कोई वॉच की, या आपने कभी किसी को कहा, सरकार तक बात पहुंचाई? बिल्कुल, मैं आयुक्त साहब से मिला हूँ, हम्म, और उस टाइम जो आयुक्त साहब थे उनसे मिला, कलेक्टर साहब से भी मिला था। मैंने जी। कहा साहब इसको वापस गौशाला को वापस चालू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा हमने पत्र लिखा है, हम्म, बोर्ड आपका है, हम्म, आप बात कीजिए। हम्म, मैं साहब हमारा तो बोर्ड आप ही हो, हम्म, आप ही कीजिए सर। आपकी छवि भगवती प्रसाद जी कुछ अलग तरह की है। पार्टी के अंदर रहने के बावजूद कुछ लोग आपसे डरते हैं, कुछ लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं, कुछ लोग आपसे बच के निकलना चाहते हैं कि ये अभी हमें पकड़ लेगा तो हमसे जवाब मांगेगा। ये जो आपकी जो छवि है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है खरा बोलना। हम्म, जो बात है जैसी है, साफ सुथरी बात जी। हमेशा कहना। हम्म, क्योंकि पार्टी के अंदर रहकर भी अगर आपने जनता का ध्यान नहीं रखा है, जनता की बात को आगे नहीं बढ़ाया, हम्म, तो फिर राजनीति में रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हम्म, आप बात उतनी करो जितनी जनता को रिलीफ मिले। लेकिन ये जो खरा बोलने की जो आपकी आदत थी, वो आज की राजनीति में, जिस जिस राजनीति को चापलूसी की राजनीति कहते हैं, बटरिंग की जो राजनीति कहते हैं, उसके लिए तो मुफीद नहीं है। खरा बोलने वाले को किनारे कर दिया जाता है, और यही हुआ। आप जिस वार्ड से जीतते आए थे, उस वार्ड का टिकट भी आपको नहीं मिला, और उस वक्त भी आपने खूब हल्ले मचाए थे, और अंततः आपने बगावत कर दी और चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी थी। जी। वो कारण ये था कि जिसको मेरे सामने टिकट दिया गया वो संगठन से नहीं था। वो अच्छा। 4 महीने पहले रिटायर हुए,
उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन नहीं की और उनको टिकट दे दी गई। तो मैंने संगठन से बात भी की, भाई आपने जिसको टिकट दिया है ये पार्टी मेंबर भी नहीं है, प्राथमिक मेंबर नहीं है, और आपका तो नियम है भी वो प्राथमिक सक्रिय सदस्य होना चाहिए, वार्ड का होना चाहिए। मैंने कहा ये तो दोनों चीज़ों में खरा नहीं है, जी। आपने उनको कैसे दे दी? कि साहब आप चिंता मत करो, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप आगे तक जाओगे, आपको बहुत से मौके मिलेंगे। मैंने इसलिए कहा आपका टिकट काटा जा रहा है। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई प्रोफाइल मेरी अच्छी है तो आपने मेरी टिकट काट ली, और जिसको आपने टिकट दी उसकी प्रोफाइल उसकी तो जीरो है। मैंने कहा ये निर्णय पार्टी का नहीं हो सकता कि जीरो प्रोफाइल वाले को तो आप टिकट दे रहे हो। शायद सुरेश चंद्र भसीन इनको कोई हाँ टिकट जी, दिया। ऐसे ही कुछ नाम था उनका। तो उनको टिकट दी और मेरी टिकट तुमने काटी। तो उन्होंने कहा साहब ये तो ऊपर का निर्णय है। मैं को ऊपर का निर्णय नहीं है। फिर जनता सारी इकट्ठी होगी, जनता भी ये कह रही थी भाई जब अपने वार्ड के ही नहीं है तो आप उनको क्यों ढोना चाहते हो, आप हमारे लिए ठीक हो, आपने इतने काम कराए। और मेरा घर घर में संपर्क है, मेरे वार्ड में मेरा पूरा वार्ड मेरा परिवार है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो मुझसे अनभिज्ञ रहा हो। तो उन लोगों की वजह से मैं चुनाव लड़ा, और मेरे सामने मेयर कैंडिडेट थी अंजना जी खत्री, कांग्रेस से। तो लोगों का रुझान ये भी था कि भाई ये पार्षद बनेंगे, ये मेयर बनेंगे, मेयर बनेंगे तो काम ज़्यादा होगा। तो 130 वोट से अपने चुनाव हार गए। आप चुनाव हार गए। जी, लेकिन मुझे हार जीत से मतलब नहीं था। मुझे तो ये था कि जो व्यक्ति मेरे वार्ड के इतने कार्यकर्ता हैं, पार्टी को उनको मौका देना चाहिए था। अगर उनको मौका नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति को ला के थोपा गया जिसकी प्रोफाइल जीरो है। तो और ये पार्टी मान रही है, पार्टी मान रही है कि प्रोफाइल जीरो है उसकी। तो उस व्यक्ति को हम यहाँ खड़ा करके उसको हम अपना देवता क्यों बनाए, हम अपना नेता कैसे बनाए? एक दरी उठाने वाला मेरा कार्यकर्ता अगर वो चुनाव लड़ता और टिकट लेकर आता, मैं उसके साथ रहता। भगवती प्रसाद क्यों होता है ऐसा? इस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी चुनाव के दौरान क्यों कर दी जाती है? और पैरासूट से आए हुए उम्मीदवार या इस तरह के जो भी उम्मीदवार होते हैं, जो चिपकाए हुए उम्मीदवार होते हैं, उनको टिकट क्यों दे दी जाती है? इसके साथ ही चूंकि मुझे आपका प्रोफाइल पता है, आपके वार्ड में कंडीशन ये होती है कि भले ही कितनी पार्टीबाजी हो, कितनी गुटबाजी हो, चुनाव से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे कैंडिडेट भी हो सकता है खड़े होते हो, लेकिन आपके जीतने के बाद में ऐसे कई प्रसंग हमें पता है कि जो आपके विरोधी थे वो भी आपके पास आए कि अपन को मिल करके विकास करना है। इस तरह की स्थितियां भी आपके सामने आई है। बिल्कुल। क्या कारण होता है कि पार्टियां ऐन मौके पर अपना वो व्यक्ति जो वफादार होता है, निष्ठावान होता है, जो लगातार काम करता है, उसको किनारे करके और किसी नए व्यक्ति को थोप देती है? सर इसका एक बड़ा रीजन ये है कि पार्टी में कई तरह की गुटबाजी होती है। जी। साहब ये फलाने व्यक्ति से ज़्यादा एफिलेटेड है, ये उससे एफिलेटेड है, ये वसुंधरा जी से एफिलेटेड है। तो उसमें क्या ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाते हैं और दूसरे ग्रुप को नीचा करने के लिए वो कार्यकर्ता में हत्या कर देते हैं। अच्छा, उससे जुड़ा हुआ किसको हटाओ। हाँ, मतलब ये कारण रहता है उसके अंदर, ये नहीं प्रतिभा और योग्यता नहीं देखी जाती है, बस उसमें ये था मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं। बस 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 वो उस तरह की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आपके वार्ड के बारे में तो ये कहा जाता है कि एक समय में आपने वार्ड वालों की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, और जब रोशनी की बात आई तो उनका कि स्विच वायर नहीं है, तो आपने खुद से व्यवस्था करके और वहां पे स्विच वायर डलवा दिया, और आज वो वार्ड है जो जगमगा रहा है। बिल्कुल, ये भी एक ऐसा प्रसंग ये मेरा वार्ड 39 था, जिसके अंदर पटेल नगर, गांधी कॉलोनी, सुदर्शन नगर, बल्लभ गार्डन, पवनपुरी, ये एक बहुत बड़ा ये नवविकसित इलाका है, नवविकसित इलाका है। और वहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं था, कहीं पक्की सड़क नहीं थी, कहीं सीवरेज नहीं थी, यानी कुछ भी नहीं था। जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे मेरे साथ वाले जो पार्षद थे वो कहते थे गौड़ साहब आपको तो 7 जन्म अगर यहाँ आप लगा दो ना तो आप यहाँ पे विकास नहीं करा सकते। मैंने इसको अपना मोटिव बनाया कि मुझे ये काम करके दिखाना है, और मैं उसमें रात और दिन लगा रहा। और मैंने अपने वार्ड के अंदर इतना सुधार किया कि आम जनता ही कहने लगी कि यार पार्षद क्या होता है ये हमें अब पता लगा, पहली बार पता चला है। छोटे बच्चे मुझे कहते हैं पार्षद अंकल आ गए। अच्छा, पार्षद अंकल थे। हाँ, ये पार्षद अंकल आ गए, मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं बैठ के। जी। तो ये लगाव आम आदमी को पता लगने लगा पार्षद भी कोई चीज है, वरना हमारे वार्ड में पता ही नहीं लगता था पार्षद भी क्या चीज होती है, कंप्लेंट क्या चीज, ये पता नहीं था। वरना मेरे यहाँ अगर लाइट एक बंद होती थी ना तो अगले दिन ही फोन आता था भाई साहब वो एक लाइट बंद हो गई है। यानी इतने जागरूक हो गए लोग, हर छोटी से छोटी समस्या से तुरंत। अच्छा, मेरे एक रजिस्टर डला हुआ था घर में, उस रजिस्टर में क्या मैं जब भी होता था मेरे पास फोन आया तो मैं उसमें अंकित कर देता कि आज फलाने आदमी का ये शिकायत है।
मैं घर पे नहीं हूँ, अगर वो घर पे फ़ोन आ गया, मिसेज ने फ़ोन अटेंड किया तो मिसेज उसमें नोट कर देती थी। और यदि हम दोनों ही नहीं है, कोई व्यक्ति आ गया घर पे तो वो खुद अपने कंप्लेंट उस रजिस्टर में नोट कर देता था। पिताजी कहते थे ये रजिस्टर पड़ा, आप अपनी समस्या इसमें लिख दो, और उस समस्या का जिस दिन लिख के जाता उसके अगले दिन काम चालू हो जाता था। उसका पूरा अपडेट। एक सप्ताह मैंने सबको बोला हुआ था, एक सप्ताह के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा, और एक सप्ताह की बजाय 2 या तीसरे दिन उनके समस्या का समाधान हो जाता था। तो जनता जो मेरी थी ना, वो एक तरह मेरे परिवार थी, इसलिए उनको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे से। वो साइन कराना आते थे, एक मोहर मेरी जेब में रहती थी। एक बार मैं किसी दाग में गया हुआ था और उसको इमीडिएटली चाहिए था, वो कहे मुझे जयपुर जाना है और मुझे आपके साइन चाहिए। मैं कहा देख भैया, मैं दाग में आया हूँ, परदेशी हूँ बगीची। वो कहे मैं 2 मिनट में आया। वो वहाँ आया और वहीं से साइन करा के लेगा। तो वहाँ जितने लोग बैठे थे ना, वो क्या भाई साहब यहाँ तो काम छोड़ दो, यहाँ तो दाग में। मैं कहा नहीं, ये काम भी जरूरी है, ये जरूरी ना, ये भी जरूरी है। तो मेरा काम ऐसा था कि मेरे कारण किसी का कोई काम डिले नहीं होना चाहिए। मैं जाऊं जैसा हूं, आपके लिए हाजिर हूँ। रात को 1 बजे भी एक बार क्या पूरे बीकानेर लाइट चली गई। लाइट चली गई तो हमारे वहाँ जागरण चल रहा था पटेल नगर में। तो लोग इकट्ठे हो गए कि यार नया नया पार्षद जीता है, अपने इसके साथ चलते हैं, अपनी लाइट चली गई। तो वो करीब 150 जने घर के आगे आगे इकट्ठे हो गए और रात को आवाजें लगाए, पार्षद साहब, पार्षद साहब। बाहर आया, मैंने कहा हाँ भाई बताओ क्या हुआ। लाइट चली गई। मैं कहा लाइट तो सबकी गई यार, थे तो एसी में बैठे हो और मानी लाइटें चली गई। मैं कहा एसी, जब लाइटें है ही नहीं तो मेरे एसी कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? और मेरे घर में तो एसी है ही नहीं, मेरे घर में सिर्फ पंखा है और मैं छत पे सो रहा हूँ खुली हवा के अंदर, इसीलिए सो रहा हूँ। तो साहब लाइट का करो ना, हमारा तो जुम्मा चल रहा है। मैंने पता किया तो भाई बड़ा फॉल्ट था, वो क्या आधे से पौन घंटा लगेगा। तो ये साहब आधी पौन घंटे लगे तो मैं थार नहीं बैठा। मैं बिल्कुल बैठो। मैंने विशु से कहा, मैं कहा भाई चाय बना दे 100-150 कप। वो कहे नहीं नहीं साहब चाय तो नहीं पियेंगे। मैं कहा चाय तो पीनी पड़ेगी। नहीं 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 चाय नहीं पियेंगे। श्रीमती जी ने चाय बनाई, थोड़ी थोड़ी सबने ली, और हम करीब 1.5 घंटा वहां बैठे। 1.5 घंटे बाद लाइट आई। तो उन लोगों को भी ये लगा कि यार ये वैसा आदमी नहीं है, हमारे साथ खड़ा रहने वाला, हमारे साथ रहने वाला आदमी। अब ये समस्या उनको भी बताती कि पीछे से लाइट गई है, आएगी भी नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं उनके साथ रहा, और उन्होंने अगर मुझे कुछ भी कहा ऊंचा नीचा, भाई 150-100 लोग हो गए तो कोई कहेगा, लेकिन मैंने उनका किसी को बुरा नहीं माना। मैं कहा आप साथ बैठो, अपने बैठे, हम नीचे सामने मेरे पार्क था, पार्क के अंदर हम सारे जाके बैठ गए, आराम से बैठे, हताई की हमने, आधा आधा कप चाय पी। तो लोगों को लगने लगा नहीं यार आदमी ठीक है, और इसीलिए लोगों को लगता है आप आदमी ठीक है, और आपकी जो पार्टी है उसको लगता है कि आप आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि आप बगावत करते हैं, और बगावत नवंबर में करते हैं और मार्च में आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है। और तब भी एक तरफ जब आप गौशाला की बात करते हैं तो वसुंधरा जी आपकी डिमांड को मानती है, और जब आपको पार्टी से निकाला जाता है तो सतीश पूनिया उस समय में अध्यक्ष होते हैं, और वो आपके आदेश को वापस दिलवाते हैं, और अखबारों में ये सुर्खियां बनती है कि सवेरे आपको पार्टी से निकाला गया और शाम को यू टर्न ले लिया गया। तो ये जो समीकरण बनते हैं, ये क्या है? ये आप पत्रकार बहुत बढ़िया हो, पुरानी न्यूज़ें भी आपको याद है कि क्या न्यूज़ छपी थी क्या नहीं। खैर ये तो ऐसा है ना कि जब अखिलेश जी हमारे अध्यक्ष थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आज ये पार्टी ने निर्णय लिया है कि आपको जो भी निर्दलीय चुनाव लड़े उनको हमने पार्टी से निकाल दिया है, निष्कासन कर दिया है 6 साल के लिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि पार्टी के खिलाफत जो भी करे उनके साथ ऐसा निर्णय होना चाहिए, लेकिन आपने लेट बहुत कर दी। ये निर्णय आपका नवंबर में होना चाहिए जब हमने चुनाव लड़ा। आपने मार्च में निर्णय लिया है कि साहब ये ऊपर से आदेश था। मैं कहा अच्छी बात है, लेकिन आपने निर्णय एक तो लेट किया, दूसरा आपने जो जिसने बगावत की उससे एक स्पष्टीकरण आपको लेना जरूरी था कि भाई आपने ये कदम क्यों उठाया, पूछना चाहिए था। तो उन्होंने कहा साहब हमें तो आदेश मिला, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने सतीश जी भाई साहब को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा भाई साहब अच्छी बात है, पार्टी के अंदर ऐसे निर्णय होने भी चाहिए, लेकिन आपने लेट नहीं किया कि हमने तो कोई ऐसा आदेश दिया ही नहीं। अच्छा, सतीश जी कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई निर्णय ऐसा आदेश हमने कोई दिया ही नहीं, हमने तो नवंबर में भेजा था कि भाई जो जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। तो मैंने कहा साहब हमारे को तो मार्च में गया कि तो मैं बात करता हूँ, उन्होंने बात की होगी। तो जो निर्दलीय चुनाव लड़े उनमें से 2 तो पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं से बेस पे बोर्ड बना था।
तो अब उस पे निर्णय लेना या उनको पार्टी से बाहर करना उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने निर्णय वापस लिया। जी, जी। तो वो एक यू टर्न यू इस तरह का भी यू टर्न हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें आपको पार्टी से बाहर और अंदर वाला हुआ। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भले ही आप किसी का विरोध नहीं करें, लेकिन ये कई बार आता है कि भई आप फलाँ नेता का विरोध कर रहे हैं, कोई बड़े नेता के विरोधी के रूप में जब नाम आता है, तो सबसे पहले भगवती प्रसाद जी गॉड का नाम आ जाता है, कि वो विरोध कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। कहीं आपकी किसी नेता से कोई अदावत है क्या? ना, मेरा किसी नेता से, किसी तरह का, किसी नेता से, किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी, किसी भी कार्यकर्ता से जी, कोई मेरी अदावत नहीं है। जी। सब मेरे अपने मित्र हैं, मेरे उनसे सबसे बहुत अच्छे संबंध, घनिष्ठ संबंध है, हुँ, और कोई भी पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जिसका मैंने विरोध किया हो। मेरी एक ही गंदी आदत है, हुँ, मैं जो कहता हूँ खरा कहता हूँ। हुँ। 100% गोल्ड, जी। कहता 99% गोल्ड। हाँ, हाँ। तो अपने जो बात कहनी वो 100% खरी कहनी। नहीं, तो ये जो आप खरी बातें कहते हैं, वो पार्टी के जो आंतरिक लोकतंत्र है, वहाँ पे कह दिया करें, मीटिंग में कह दिया करें, सार्वजनिक रूप से क्यों कहते हैं? अब सर ये थोड़ी सी आदत खराब है। आप ये मानते हैं कि आपकी हाँ, गंदी ये आदत आदत है। थोड़ी सी कहीं खराब है। कहीं इसके साथ जो देवी सिंह जी की जो छवि है, वो तो कहीं कारण नहीं बनती आपका? मेरे मेरे गुरु तो वही है। हाँ, क्योंकि और जब भी उन देवी सिंह जी की बात होती है, तो वो बीजेपी जो होती है, वो भारतीय जनता पार्टी हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी से हट करके। तो कहीं इसकी वजह से भी तो आपको हमेशा संदिग्ध नहीं माना जाता है कि ये पता नहीं कब देवी सिंह जी से जाके मिल जाएगा, कब क्या हो जाएगा? मेरे राजनीतिक गुरु देवी सिंह जी हैं। जी, जब मैं 88 89 में मैंने राजनीति ज्वाइन की थी, तब उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ कही थी जी, कि जनता के बीच में रहना है, जनता का काम करना है, जी, तो खरा बोलना है। ठीक, ऐसा नहीं कि पार्टी में इसलिए हम नहीं बोलें। जी, तो ये उन्होंने हमें ये शिक्षा दी थी। जी, क्या अगर हमने जनता के साथ अगर धोखा कर दिया ना, जी, तो हमें पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, कोई नहीं, नेता बनने का ही हक नहीं है। जी, अगर जननायक बनना है ना, जी, तो जनता की बात को आगे पहुंचाओ। जी, बिल्कुल। और हमने वही काम किया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता को नुकसान हो। मैंने हमेशा वो किया जो जनता के लिए फायदेमंद रहा और जनता को उससे फायदा हुआ। जनता को फ़ायदा मिला, जनता को उससे उनकी आवाज़ बन के मैंने आगे, अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे 2-3 चीज़ें दिमाग में है जी, कि राजनीति में रहते, अब बीकानेर के अंदर हमारे सौर ऊर्जा की बिल्कुल। बहुत है, हमारे हाँ, ऊर्जा बहुत है, बिल्कुल, पानी की हमारी नहर है, बिल्कुल, ज़मीनें बहुत पड़ी है खाली। बिल्कुल। तो क्यों ना एक, अच्छा, रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत है, जी, खनिज बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा धन यहाँ है। संपदा खूब है। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगे और उत्पादन हो जिससे सभी को रोज़गार मिले, जी, एक बड़ा हब बन सकता है। जी। इसके लिए भी मैंने कई बार एमपी साहब से मैंने निवेदन भी किया था एक बार। मैंने कहा साहब ये एक बढ़िया हब बन अर्जुन सकता राम है, जी से कैसे संपर्क संबंध है बहुत आपके? बढ़िया। अच्छा। अर्जुन नाम, मेरे संबंध कभी किसी से खराब हुए नहीं। जी, जी। हाँ, अब लोग अगर कुछ कहते नहीं, हैं तो लोगों की कहते हैं नहीं, लोगों। आपके आपके वन टू वन जो ना बात ना, होती है। मेरे संबंध बहुत बढ़िया रहे हैं, वो हमारे एमपी हैं, हमारे नेता हैं, जी, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। अ, और हम तो चाहते हैं बीकानेर विकास करे, जी, बीकानेर के लोग, उनको रोजगार मिले, जी, साफ सुथरा बीकानेर हो, जी, हरा भरा बीकानेर हो, ये हमारी एक इच्छा रहती है। और मैंने मेरे वार्ड के अंदर भी काफ़ी पौधे लगवाए, पर्यावरण के लोगों को, संबंध में। हाँ, लोगों मैंने मोटिवेट किया, सौर ऊर्जा के लिए मोटिवेट किया। मेरा प्लान था, मैंने कहा जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, जैसे मेरे वार्ड के अंदर मेडिकल कॉलेज आती थी, मेरे वार्ड में हॉस्पिटल आती थी, मैंने प्रिंसिपल साहब को, जो उस वक्त प्रिंसिपल थे, उनसे भी मैंने कहा था, हुँ, मैंने कहा पूरी छत पे आप सोलर प्लांट लगवा दो। हुँ, हुँ, क्या साहब, पैसा ही नहीं है, हुँ, सरकार से रिकमेंड तो करो, ट्रीटमेंट कर। सरकार देगी पैसा, हुँ, आप ये लगवा लो, आपकी ऑपरेशन चल रहा, लाइट चली जाती है, फिर आप, तो ये सब चीज़ें हैं। अब ऑक्सीजन प्लांट लगा ना, जी, बिल्कुल। और कोरोना काल में लगा, ये पहले लग जाना चाहिए था, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन प्लांट पहले ही लगना था, लेकिन बीकानेर पूर्व विधानसभा से आप आते हैं और पूर्व विधानसभा में लगातार एक डिमांड उठती रही है कि यहाँ पे जिस तरह का विकास यहाँ की जनता ने चाहा था, वैसा विकास नहीं हुआ, क्योंकि उनको नेतृत्व वैसा नहीं मिला। और क्या आपकी इच्छा है आने वाले समय में पूर्व विधानसभा से बतौर प्रत्याशी आप अपनी दावेदारी रखें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी रखें? दावेदारी रखना तो चलो हम सबका अधिकार भी है, जी, रखनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई साहब बहुत अच्छी, नेक और ईमानदार हुँ, प्रतिनिधित्व करने वाली हमारे नेता हैं, जी, तो मेरे को नहीं लगता कि उनकी जगह किसी और को जी। आना चाहिए। हाँ, 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 लेकिन ठीक है, वो चुनाव होता है तो हर आदमी को, अपना हर कार्यकर्ता को ये अधिकार है कि वो अपनी वहाँ इच्छा जाहिर करे कि साहब मुझे टिकट देनी है।
लेकिन आप नेतृत्व करना चाहते हैं बीकानेर विधानसभा को? अगर पार्टी चाहेगी तो करेंगे। और पार्टी, जैसा कि आपने बताया कि पार्टी तो आपको चाहती नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बस ठीक है, पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं हाँ, जो कहीं ना कहीं कार सेवा कर ही देते हैं। जी, जी। वो मतलब हर एक की होती कुछ है। लोग ऐसे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको चाहते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। थे भगवती प्रसाद जी गौड़, जिनसे हमने बात की, आज की राजनीति की बात की, जन समस्याओं की बात की, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमें ये बताया कि जननायक बनने के लिए जनता के बीच जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत आभार भगवती प्रसाद जी आपका, आप इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू।